हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि मैंने अपने चैनल पे स्पेशली फॉर बीबीए के स्टूडेंट और बीकॉम के स्टूडेंट और एमबीए और एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्लेलिस्ट बनाई है। जैसे कि एक प्लेलिस्ट है आपकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, दूसरी प्लेलिस्ट है आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट की, तीसरी प्लेलिस्ट है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में यूनिट 11 तक अभी तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो यूनिट 12 की बात करने वाले हैं, जो कि है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें मैनेजमेंट में दो चीजें नजर आती हैं। एक आपका सेंट्रलाइजेशन नजर आता है, दूसरा आपका डिसेंट्रलाइजेशन नजर आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सेंट्रलाइजेशन में जो पावर या अथॉरिटी होती है वो एक के अंडर में होती है, मतलब एक बॉस होता है और उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ मैनेज किया जाता है, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग सारे एम्प्लॉइज या सबऑर्डिनेट्स फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब सेंट्रलाइज अथॉरिटी एक जगह पे होगी, बॉस एक होगा, बाकी सब उसके अंडर में काम करेंगे, तो वही क्या कहलाती है, सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी कहलाती है। तो कहीं ना कहीं ये स्मॉल स्केल पे ज्यादा बेनिफिशियल होती है, स्मॉल स्केल पे सेंट्रलाइज पॉलिसी का ही यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हमारा बिजनेस बड़ा है और हमारे पास कई सारे काम है, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी पावर्स को, अपनी अथॉरिटी को लोगों को डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, लोगों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अपनी अथॉरिटीज को, अपने पावर्स को, अपने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पर एक ओनर नहीं होता है, जहां पर कई सारे ओनर्स होते हैं। मतलब कि हम अपनी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कई लोगों के अंडर में बांट देते हैं। कुछ पावर्स इनको दे देते हैं, कुछ पावर्स इनको दे देते हैं, कुछ पावर्स इनको दे देते हैं, कुछ पावर्स इनको दे देते हैं। तो यही पॉलिसी आपकी क्या कहलाती है, डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी कहलाती है। तो चलिए और डिटेल में देखते हैं। तो अगर हम मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या पावर्स को डेलीगेट किया जाता है एंड फंक्शंस अवे फ्रॉम अ सेंट्रल अथॉरिटी। तो सेंट्रल अथॉरिटी से स्मॉलर ग्रुप्स या लोकेशन में पावर्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, इट रिफर्स टू अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, जहां पर टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, अपनी डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करती है और अपने डेली के ऑपरेशंस को डेलीगेट करती है मिडिल लेवल और लोअर लेवल सबऑर्डिनेट्स को। ठीक है, तो टॉप मैनेजमेंट मिडिल और लोअर लेवल को अपनी पावर्स को डेलीगेट करती है इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, कुछ राइटर्स ने इनकी जो है अलग अलग डिफिनीशन दी है। तो सबसे पहले हमारे हेनरी फ्योल आ जाते हैं, मैनेजमेंट में बहुत फेमस है ये। इनके 14 प्रिंसिपल्स भी है, मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको पढ़ाया ही है। ठीक है, और इनको हम फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो इन्होंने कहा है कि एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब ऐसा कोई भी कार्य, ठीक है, या ऐसी कोई भी चीज जिससे हमारे सबऑर्डिनेट्स के रोल में इंपॉर्टेंस होती है, इंक्रीज होती है, मतलब उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो उसी प्रोसेस को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। एंड एवरीथिंग दैट गोज टू रिड्यूस इट इज सेंट्रलाइजेशन। और ऐसी चीजें जिनसे हमारी जो सबऑर्डिनेट्स का रोल है वो डिक्रीज होता है, उनको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इनकी डिफिनीशन काफी हद तक बहुत अच्छी है। नेक्स्ट हमारी नॉर्च और ओडोनल ने दी है। उन्होंने कहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ फंडामेंटल फेज ऑफ डेलीगेशन। तो अथॉरिटीज का डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, एक फंडामेंटल फेज है डेलीगेशन का, ये कहा है नॉर्च एंड ओडोनल ने। ठीक है, चलिए अब आगे हम समझते हैं कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन, इसको देख के ही लग रहा है कि ये थोड़ा बड़ा टर्म है, ये थोड़ा छोटा टर्म है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पासिंग ऑफ सम अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल इज कॉल्ड डेलीगेशन। तो कुछ अथॉरिटीज को पास करना फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट से लोअर लेवल तक ही क्या कहलाता है, डेलीगेशन कहलाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। और अथॉरिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना पूरी तरीके से अलग अलग लेवल्स में मैनेजमेंट के, टॉप टू मिडिल टू लोअर लेवल में, ही क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो डेलीगेशन है वो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है,
लेकिन अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो डिसेंट्रलाइजेशन मेनली हमारा लार्ज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, हमें पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर हमारा बिजनेस छोटा सा है, ज्यादा लोग काम ही नहीं करते हैं हमारे अंडर में, तो हम किसको पावर देंगे? हम खुद ही सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बिजनेस बड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ताकि हम थोड़ा फ्री हो सके। नहीं तो पता चले सारा काम हम ही करने लगेंगे, तो बाकी की चीजें हम कैसे कर पाएंगे, डिसीजन पे कैसे ध्यान दे पाएंगे हम, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट कह रहा है, इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। तो ये कहीं ना कहीं मैनेजर्स का वर्कलोड रिड्यूस करता है डेलीगेशन, और ये डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। हमारा डिसेंट्रलाइजेशन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। फोर्थ है हमारा मैनेजमेंट टेक्निक। तो डेलीगेशन हमारी एक मैनेजमेंट टेक्निक है, और डिसेंट्रलाइजेशन हमारी मैनेजमेंट की एक फिलॉसफी या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें विड्रॉ करना इजी होता है डेलीगेशन में, लेकिन हमारे डिसेंट्रलाइजेशन में विड्रॉ करना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम बात करें तो इसमें लेस फ्रीडम होता है सबऑर्डिनेट्स के पास डेलीगेशन के केस में, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के केस में फ्रीडम ज्यादा होता है सबऑर्डिनेट्स के पास, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम समझते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स डिसेंट्रलाइजेशन की, ठीक है। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, तो ये हमारे हायर मैनेजमेंट का बर्डन कम कर देता है, स्पेशलाइजेशन का स्कोप हो जा पाता है, क्योंकि हम जो जितना कैपेबल है उसको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ये लार्ज फर्म्स के लिए सुइटेबल है, ये एक एडवांटेज है। ये बेटर डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है, क्योंकि अलग अलग लोग अपना डिसीजन या अपना सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये बेटर सुपरविजन और कंट्रोल क्रिएट करता है, क्योंकि इसमें सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक बेटर सुपरविजन हो पाता है और कंट्रोल हो पाता है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो इसमें कहीं ना कहीं ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बिजनेस हमारा बड़ा है और हम पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसे स्पेशलाइज्ड लोग होने चाहिए जिनको हम पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो उनको हायर करने के लिए हमें सैलरी भी अच्छी खासी देनी पड़ती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो नॉट अप्रोप्रिएट फॉर स्मॉल कंपनीज। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है कि ये स्मॉल कंपनीज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, क्योंकि हम पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट तो कर दे रहे हैं, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है तो काम सही से नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर डिसएडवांटेज की बात करें, तो इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। चलो, तो मेरिट्स में हमने देख ही लिया कि फास्टर डिसीजन मेकिंग होती है, बेटर कम्युनिकेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट का एंगेजमेंट इंक्रीज होता है, मैनेजरियल स्किल इंप्रूव होती है, क्योंकि मैनेजर अपनी स्किल पे ध्यान दे पाता है, क्योंकि उसने जो है जिम्मेदारी बांट रखी है, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट का बर्डन कम हो पाता है, डाइवर्सिफिकेशन को फैसिलिटेट करता है, ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करता है, ये एडवांटेजेस है, और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाता है, ये डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन की डिग्री को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो पहला फैक्टर तो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है, कि बिजनेस अगर छोटा होगा तो हम डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते, फिर हमें सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा बिजनेस बड़ा होना चाहिए, तभी हम डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना बड़ा है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके हिसाब से भी हमें डिसेंट्रलाइजेशन डिसाइड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एटीट्यूड कैसा है टॉप मैनेजमेंट का। पता चले टॉप मैनेजमेंट अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना चाहता, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पे भी निर्भर करता है। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। डिसेंट्रलाइजेशन कैन हेल्प विथ ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन बाय गिविंग प्रोडक्ट डिवीजन मोर ऑटोनॉमी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट करता है। प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात करें, तो प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन अफेक्ट द डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। पता चले हमारी प्लानिंग ऐसी है ही नहीं कि हमें पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग और कंट्रोल पर भी निर्भर करता है। हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है ऑर्गेनाइजेशन पे, इस पे भी हमारा डिसेंट्रलाइजेशन निर्भर करता है। पता चले आपस में हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट ही नहीं करते, हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप है, तो क्या पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई बेनिफिट होगा?
नहीं होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस पे भी निर्भर करता है। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर हमारा नॉर्मली हर जगह पे बिजनेस में अफेक्ट करता है। ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज हाईली अनसर्टेन, क्योंकि बिजनेस का इन्वायरमेंट कभी भी सर्टेन नहीं होता, वो हाईली अनसर्टेन होता है। कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी मार्केट डाउन जा रहा है, कभी मार्केट अप जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी अफेक्ट करता है हमारे डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में। ठीक है, चलिए, तो फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ के लिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पर शेयर कर दूंगी, वहां से आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।